नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन हम आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना। लगातार आप लोगों के द्वारा यह डिमांड भी की जा रही थी कि सर कैबिनेट मिशन योजना के बारे में एक अच्छी एक व्यापक क्लास लीजिए, ताकि उससे संबंधित जितने भी बातें हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज हम उसी का प्रयास करेंगे दोस्तों। यह कैबिनेट मिशन योजना परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि कैबिनेट मिशन का अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो इन सब के बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सबसे बड़े निर्णायक आंदोलन के रूप में जिसे हम जानते हैं, उसके बाद जो ब्रिटिश प्रशासन, जो ब्रिटेन की सरकार थी, वो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने की दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ कर चुकी थी, ठीक है। तो इसी कड़ी में इससे पहले भी हमने बेबल प्लान की भी बात की है, शिमला सम्मेलन की भी बात की है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी यह बहुत ही व्यापक, इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो बहुत ही विस्तृत है, ठीक है ना। और वर्तमान जो भारतीय संविधान जो है भारत के अंदर, तो इसकी नींव जो है वो यहीं से कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया था, और जिसके के बाद जो है भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। और जो वर्तमान भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको यहीं से हरी झंडी मिली थी फाइनली, और संविधान सभा का गठन हुआ था और देश में एक नया संविधान बनाया गया था, ठीक है ना, जो सर्वमान्य हुआ और जिसके आधार पर वर्तमान भारत भी संचालित हो रहा है दोस्तों। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है ना। भारत भर की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, या अन्य किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, या वनडे की कोई परीक्षा हो, आज हम हर उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इन सभी परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होने वाले हैं दोस्तों। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही रोचक और लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सवाल लगभग पूछे जाते रहे, लगातार पूछे जाते रहे, ठीक है ना। क्योंकि अब पूछे क्यों भी ना जाए, क्योंकि यह योजना जो कैबिनेट मिशन योजना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं, इसके जितने भी छोटी बड़ी बातें हैं उन सब को जानने वाले हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है 3 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन से भारत आया था, ठीक है। जैसा इस प्रतीकात्मक छवि में आप देख सकते हैं, ये 3 व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत आए थे दोस्तों। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए मेरा ये प्रयास रहता है कि सबसे पहले उसके पृष्ठभूमि पे बात करूं कि आखिर वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि भारत में कैबिनेट मिशन जैसी कोई चीज हुई, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। तो ऐसी परिस्थितियां क्या थी, वो क्या कारण थे जिसके कारण भारत में कैबिनेट मिशन योजना को जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, और इन्होंने अपने विभिन्न तरह के प्रावधानों प्रस्ताव के माध्यम से जो गतिरोध था भारत के अंदर उसको सुलझाने का प्रयास किया था। तो एक एक करके जो है बारीकी से एक एक बिंदु पे हम चर्चा करने वाले हैं, सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं, और इतने डिटेल में जानने वाले हैं कि अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाए तो वो इस सेशन से बाहर बिल्कुल ही ना जाए दोस्तों। तो इस बात के लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि कैबिनेट मिशन, अगर आज आपने मेरे इस पूरे सेशन को देख लिया तो कैबिनेट मिशन से संबंधित कोई भी सवाल, चाहे वो प्री परीक्षा में पूछा जाए या लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा, कहीं भी अगर मुख्य परीक्षा में पूछा जाए, तो वहाँ पे जो सवाल पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको आज के इस सेशन में मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह कैबिनेट मिशन जो था यह मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। कब आया था? मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1945 में खत्म हो गया, ठीक है। यह 1939 में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होकर के 1945 में समाप्त हुआ, ठीक है।
इसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सोवियत संघ, इनका प्रभाव जो है, इनका दबाव जो है वह ब्रिटेन के ऊपर अत्यधिक था कि भाई जल्दी से जल्दी भारत को आज़ाद करो और वहाँ पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यह भी भारत में कैबिनेट मिशन के आने का एक कारण बना, उसी दबाव को कम करने के लिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव ब्रिटेन के ऊपर है, तो दुनिया के जो देश हैं, जो लोग हैं, वो देखें कि भारत में हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ एक संवैधानिक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम अंग्रेज के पक्ष की बात करें तो भारत में जो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था, नेताजी जिसको संचालित कर रहे थे, तो आज़ाद हिंद फौज के कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, लाल किला मुकदमा। हमने अपने पिछली कक्षाओं में जो है उस पर चर्चा भी किया है। ये लाल किला मुकदमा जो है यह चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ इस समय जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी भारत के अंदर दोस्तों। इतना ही नहीं, जब फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना जो थी, शाही भारतीय नौसेना, उसके अंदर भी विद्रोह हो गया था। तो ब्रिटिश सत्ता इतने दिनों तक, लगभग 200 वर्षों तक कैसे बनी रही थी? अपने स्टील फ्रेम के वजह से बनी रही थी, अपनी सेना के वजह से बनी रही थी। अब जब ब्रिटिशों के सेना में ही विद्रोह हो रहा है, अब वही जब विरोध कर रहा है, अगर उसने आदेश दिया कि फायर करो, गोली चलाओ, और उसके जो अधिकारी हैं उसकी सेना के या जो सिपाही हैं वही अगर उनका ऑर्डर आदेश मानने से अगर इनकार कर दे, तो अगर कल्पना कीजिए कि क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा होगा ब्रिटिश सरकार के ऊपर, ब्रिटिश प्रशासन के ऊपर। तो जब नौसेना का विद्रोह हो गया था तो उस समय ब्रिटेन यह समझ चुका था कि अब जो है भारतीय सेना के भरोसे भारत में शासन नहीं किया जा सकता है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि एटली ने 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश संसद में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, ठीक है ना। एटली ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की 15 मार्च 1946 को। यह वहाँ का तत्कालीन प्रधानमंत्री था, जिसका पूरा नाम था लॉर्ड क्लेमेंट एटली, ठीक है ना। ये क्लेमेंट एटली ने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की। कब घोषणा की? 15 मार्च 1946 को घोषणा की कि भारतीयों के आत्मनिर्णय का अधिकार को स्वीकार करते हुए इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह रखी कि अब से पिछली कक्षाओं में हमने कई बार इन चीज़ों पर चर्चा किया है, संवैधानिक गतिरोध पर चर्चा किया है। क्रिप्स मिशन में हमने बहुत ही डिटेल से काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी, बेबल योजना के माध्यम से हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी। उसमें ये प्रावधान था पहले के जो कमीशंस थे उसमें, जो मिशंस थे उसमें, कि अल्पसंख्यकों को वीटो का अधिकार दे दिया गया था। ऐसे प्रावधान किए गए थे कि अल्पसंख्यक जो है वो वीटो लगा सकता है। तो क्लेमेंट एटली ने 15 मार्च 1946 ईस्वी को जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की प्रगति पर वीटो लगाने का जो है अधिकार नहीं हो सकता, यह उचित नहीं है। इसलिए हम अल्पसंख्यकों को, बहुसंख्यकों के हितों को रोकने के लिए जो है वीटो लगाने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक 3 सदस्यों का दल जो है भारत आता है, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, भारत की आज़ादी जो हुई, उसमें इस मिशन का बहुत ही बड़ा योगदान था दोस्तों। इस 3 कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे, ये 3 सदस्यीय मिशन था। इस 3 सदस्यीय मिशन के बारे में एक बार जान लेते हैं, जिन्हें भारत भेजा गया था। ये ब्रिटिश कैबिनेट के 3 वरिष्ठ मंत्री थे, ठीक है ना। ब्रिटिश कैबिनेट के 3 वरिष्ठ मंत्री थे, जिसमें जो पहले व्यक्ति थे जो अध्यक्षता कर रहे थे इस मिशन का, वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये भारत सचिव भी थे और इस मिशन के आधिकारिक अध्यक्ष भी थे। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव भी थे, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे दोस्तों। उसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था कैबिनेट मिशन में, वो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। यह सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इससे पहले भी, कैबिनेट मिशन से पहले भी क्रिप्स मिशन
में भारत आया था, क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को लेकर के जो है यह भारत आया था। ठीक है, और क्रिप्स को जो है भारतीय राजनीति की भी अच्छी समझ थी, या वामपंथी विचारधारा से भी प्रभावित था दोस्तों। ठीक है, और अगर हम इसके ओहदे की बात करें तो तत्कालीन समय में ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। कौन? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है। मैच करने के लिए तीनों सदस्य के नाम और तीनों के जो कार्यभार, जो पदभार थे, उनके बारे में आपको मिलाने के लिए दिया जा सकता है, तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। पेंथिंग लॉरेंस जो थे वो आधिकारिक रूप से अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये क्रिप्स मिशन को लेकर के भी आए हुए थे इससे पहले भारत। उसके बाद जो तीसरे महत्वपूर्ण सदस्य थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये नौसेना मंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री थे, एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे ये। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। तो इन तीन नामों के बारे में जो है परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनके नाम और इनके तत्कालीन समय में जो पद इनके पास था, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो पद था, उसको भी ध्यान रखेंगे। पहला नाम कौन? लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, दूसरा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। ठीक है ना, यही तीन सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अंदर। दोस्तों यह मिशन पहली बार दिल्ली आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। ठीक है, इससे पहले हमने जब साइमन कमीशन की बात की थी तो हमने कहा था कि साइमन कमीशन पहली बार कहाँ आया था? मुंबई आया था। जबकि कैबिनेट मिशन जो है पहली बार कहाँ पहुंच रहा है? दिल्ली पहुंच रहा है। कब पहुंच रहा है? 24 मार्च 1946 को। जबकि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था पहली बार। यह भी आपसे हो सकता है कि तुलना करके जो है कमीशन पूछ ले, इसे ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है ना, साइमन कमीशन कब? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और सबसे पहले यह मुंबई पहुंचा था। जबकि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, भारत आने के बाद इसने बहुत सारे नेताओं से बातचीत की। लगभग 472 भारतीय नेताओं से ऑफिशियली कैबिनेट मिशन ने बातचीत की। ठीक है ना, सबके विचार जाने। लगभग कितने? 472 भारतीय नेताओं से इन्होंने बातचीत की कैबिनेट मिशन ने। और जिसमें अगर हम भारत के बड़े नेताओं की बात करें तो महात्मा गांधी थे ही, कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भीमराव अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में मिले थे। उसके साथ ही मास्टर तारा सिंह सिख प्रतिनिधि के रूप में मिले थे। ठीक है, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। मास्टर तारा सिंह जो थे, जो कैबिनेट मिशन से इनकी मुलाकात हुई थी, यह सिख प्रतिनिधि के रूप में मिले थे। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के सदस्य के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जो है मिले थे कैबिनेट मिशन से। महात्मा गांधी थे ही, जवाहरलाल नेहरू थे ही, और मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना थे ही। ठीक है ना, तो ये ऐसे प्रमुख नेता थे, बड़े नेता थे तत्कालीन समय के, जिससे कैबिनेट मिशन मिला था। और कुल लगभग 472 प्रतिनिधियों से, लोगों से जो है कैबिनेट मिशन ने ऑफिशियली मुलाकात की थी। ठीक है, पहले दिल्ली में मुलाकात किया, 472 लोगों से मुलाकात किया। लेकिन भाई दिल्ली की गर्मी की तपिश की वजह से जो है कोई बात बन नहीं पाई। ठीक है, तब जब दिल्ली की गर्मी में जब बात बन नहीं पाई तो कैबिनेट मिशन को लगा कि भाई अब इनको लेके चलते हैं ठंडी वादियों में। अब वो ठंडी वादियों में कहाँ लेके गए? गर्मी का मौसम था, मई में तो गर्मी ही होता है। तो मई में 5 मई से 12 मई के बीच में जो है 1946 ईस्वी में पहाड़ की वादियों में भारतीय नेताओं को लेकर के यह कैबिनेट मिशन के जो लोग थे ये पहुंचे। कहाँ पे? शिमला में। ठीक है, बेबल के समय में भी शिमला सम्मेलन हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो शिमला सम्मेलन और ये शिमला सम्मेलन दोनों अलग है। वो शिमला सम्मेलन लंबा चला था, ये शिमला सम्मेलन सिर्फ 5 से 12 मई 1940 के बीच में ही हुआ था। ठीक है ना, तो दिल्ली की तपिश से गर्मी में जब बात नहीं बनी तो भारत की ठंडी वादियों में पहाड़ों को ऊपर ले जाया गया। ठीक है, बुलाया गया भारतीय नेताओं को कैबिनेट मिशन के द्वारा, और शिमला की ठंडी हवाओं में पहाड़ के ऊपर जो है
बात करने का, सहमति बनाने का प्रयास किया गया। एक विशेष सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया दोस्तों, ठीक है ना। इस विशेष सम्मेलन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल थी, तो उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब शामिल थे। अब वो तो शामिल होते ही, क्योंकि वो उस समय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब 1940 से लेकर के 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दोस्तों। तो उस शिमला में जो प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का गया था त्रिदलीय शिमला सम्मेलन के लिए, तो उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खान शामिल थे। ये खान अब्दुल गफ्फार खान कौन दोस्तों? ये खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा की है। इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी भी इनको बोलते हैं, ठीक है। फ्रंटियर गांधी, ये वही सीमांत गांधी हैं, ये वही खान अब्दुल गफ्फार खान हैं जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था दोस्तों। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, उन क्षेत्रों में खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल की। तो मुस्लिम लीग का जो प्रतिनिधि मंडल इस शिमला सम्मेलन के लिए चुना गया था, जो गए थे, शामिल हुए थे, उसमें कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, इनका तो होना ही था क्योंकि ये सबसे बड़े नेता थे मुस्लिम लीग के। उसके बाद लियाकत अली, नवाब इस्माइल खान और अब्दुल रब निस्तार, ये ऐसे नाम थे जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल के तहत शिमला गए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन हिमाचल की, शिमला की ठंडी वादियाँ, ठंडी हवाएं भी जो है इस सम्मेलन को सफल नहीं करा पाई। क्यों? क्योंकि सब तो सहमत हो भी सकते थे, लेकिन जिन्ना के दिमाग की गर्मी कम ही नहीं हुई। शिमला की ठंडी हवाएं भी जिन्ना के मस्तिष्क के गर्मी को कम नहीं कर पाई, और जिन्ना जो है एक पूर्ण संप्रभु पाकिस्तान की मांग और दो अलग अलग जो है संविधान सभा के गठन की मांग पर अड़ा रह गया, ठीक है। पूर्ण संप्रभु संपन्न जो है पाकिस्तान चाहिए था किसको? जिन्ना को। इसके साथ ही दो अलग अलग, मतलब एक तो भारत को विभाजित करके पाकिस्तान बनाना है, तो पूर्ण संप्रभु पाकिस्तान चाहिए जिन्ना को, पहला मांग। दूसरा मांग कि जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया, तो फिर एक संविधान सभा जो भारत के लिए है वो अलग हो, और जो पाकिस्तान के लिए है वो अलग हो। अब जिन्ना के दिमाग की गर्मी उतरी नहीं। अब कांग्रेस ने क्या किया कि भाई बहुत गर्मी है ना, जब हिमाचल की वादियों में भी, शिमला की वादियों में भी जब तुम्हारे दिमाग की गर्मी कम नहीं हो रही है, तो लो अब तुम्हारे दिमाग की गर्मी को थोड़ा हम और बढ़ा देते हैं। अब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया कि भाई, उसने कहा कि हम तो अभी विभाजन की तरफ हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने जिन्ना के इस प्रस्ताव को जो है पूर्ण संप्रभु पाकिस्तान और दो अलग संविधान सभा के गठन की जो मांग थी जिन्ना की, जो मांग इसने कैबिनेट मिशन के समक्ष रखा था, उससे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए यह सम्मेलन दोस्तों असफल हो गया, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन ने प्रयास किया, हमने क्या कहा कि दिल्ली में 472 लोगों से मिला था कैबिनेट मिशन, जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबसे कैबिनेट मिशन मिलने का प्रयास किया था। कैबिनेट मिशन चाह रहा था कि एक ऐसी सहमति बन जाए कि अब मेरा भी पिंड छूटे, हम इन लोगों के हाथ में सत्ता दें और हम लोग भी चले जाए, क्योंकि अब वो भी अधिक दिन तक ठहरने के मूड में भारत में था नहीं। इसलिए कैबिनेट मिशन ने प्रयास किया। दिल्ली की गर्मी में बात नहीं बनी तो हिमाचल की ठंडी में लेकर के गया शिमला, वहाँ भी बात नहीं बनी। दोनों पक्षों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो भाई इंग्लैंड से जो इतना खर्चा करके कैबिनेट मिशन आया था, प्रधानमंत्री जो वहाँ से भेजा था इन लोगों को इटली, तो इटली ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो करो, कुछ ना कुछ करके ही आना है। तो यह भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के समय पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे, ठीक है ना। लॉर्ड
क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो अब कैबिनेट मिशन के ऊपर भी दबाव था इटली का, वह कुछ ना कुछ तो करके आओ, कोई समाधान सुझा करके आओ, कुछ रास्ता बनाओ कि कैसे हमको वहाँ से भागने का जो है रास्ता मिले। ठीक है, तो इन्हीं परिस्थितियों में कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे इन्होंने आपस में चर्चा की। और तत्कालीन समय में कैबिनेट मिशन जब भारत आया था दोस्तों, उस समय भारत में वायसराय कौन था? उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड बेवेल था। कौन था? लॉर्ड बेवेल भारत का वायसराय था। ठीक है, तो जब भारतीय नेताओं से कोई सहमति नहीं बनी, किसी प्रस्ताव पे कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, इधर ना कांग्रेस तैयार हुई ना उधर मुस्लिम लीग तैयार हुआ, तो ऐसी परिस्थितियों में जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, इन्होंने आपसी चर्चा के बाद एक संवैधानिक समस्या का हल प्रस्तुत किया। ठीक है, और यह हल जो प्रस्तुत किया वो संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया। तो सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो प्रस्ताव थे उसको कब घोषित किया गया था? तो 16 मई 1946 को घोषित किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो सवाल पूछे जाएं तो उसे गलत नहीं करना है दोस्तों। अब कैबिनेट मिशन के हम प्रावधानों को बारी बारी से जानते हैं कि जो प्रस्ताव उन्होंने दिया था उसमें क्या कुछ था, जहां से आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके हर बिंदु पे हम विस्तार से जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो जिन्ना अड़ा हुआ था कि भाई हमको एक संप्रभु पाकिस्तान चाहिए, तो कैबिनेट मिशन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भाई तुमको संप्रभु पाकिस्तान मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि यह लॉजिकल नहीं था ना, कैबिनेट मिशन को यह लॉजिकल नहीं लगा। ठीक है ना, बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगा। और इसके अगर पीछे का, जैसे जिन्ना अगर कहता कि अल्पसंख्यक समस्या का जो है समाधान हो जाएगा, पाकिस्तान बना दोगे, तो इसका समाधान कैबिनेट मिशन को दिखा नहीं, पाकिस्तान अगर अलग बना देगा तो। ठीक है ना, क्योंकि अगर लीग की मांग को मान लिया जाता और लीग जिस तरीके से पाकिस्तान बनाना चाहती थी, अगर उस तरीके से पाकिस्तान का निर्माण किया जाता भारत का विभाजन करके, तो क्या होता? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये मान लेते हैं कि भारत है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में और इधर इन क्षेत्रों में ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये क्षेत्र जो है यहाँ पे, जहाँ पे अभी पश्चिम बंगाल है, असम है, बांग्लादेश विभाजन के बाद बांग्लादेश का अस्तित्व जो बना इस क्षेत्र में। ठीक है ना, तो क्या था भाई? लॉजिक यह था कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गैर मुस्लिम आबादी जो है वो कितना रहता है? 38%। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पे गैर मुस्लिम आबादी कितना है? 38% है। ठीक है, और इस साइड जो है गैर मुस्लिम आबादी कितना है? 48%। ठीक है, तो भाई जब 38% यहाँ पे जो है गैर मुस्लिम लोग रहते हैं उत्तर पश्चिम में, और 48% गैर मुस्लिम रहते हैं इधर पूर्वी भाग में, तो एक चीज बताओ कि वहाँ भी तो हिंदू हैं, तो ये अल्पसंख्यक के समस्या का समाधान कैसे देगा बताओ? तो इसलिए कैबिनेट मिशन को जो है यह उचित नहीं लगा, तार्किक नहीं लगा। पूर्वी क्षेत्र मतलब बंगाल और असम का क्षेत्र था। ठीक है ना, तो ये उचित नहीं लगा कि ये अल्पसंख्यक समस्या का जो है वास्तविक समाधान यह है कि भारत को विभाजित कर दो, इधर मुस्लिम बहुल क्षेत्र और इधर मुस्लिम बहुल क्षेत्र को जो है दोनों को ही पाकिस्तान का नाम दे दो। एक का नाम दे दो पूर्वी पाकिस्तान, एक का नाम दे दो पश्चिमी पाकिस्तान। जिन्ना तो यही चाह रहा था। ठीक है ना, तो ये कैसे संभव था? यह संभव नहीं था। ठीक है ना, अगर ऐसा कर दिया जाता तो क्या होता कि देश का एक हिस्सा जो है, अगर मान लो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा यहाँ पे है, तो यहाँ से और एक हिस्सा यहाँ पे है, पूर्वी पाकिस्तान ये हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान ये हुआ। गौर करिए, तो भाई अब ये दोनों ऐसा तो नहीं है ना कि डिस्कनेक्ट रहेंगे। देश एक है तो डिस्कनेक्ट कैसे रहेंगे? तो वहां पे क्या होगा? संचार का संकट होगा ना, सुरक्षा का संकट होगा ना, कि एक ही देश के बीच में यहाँ पे ये क्षेत्र हो गया इंडिया है, ये है इंडिया,
ये है आधा पाकिस्तान और ये है आधा पाकिस्तान। तब ये पश्चिम वाला पाकिस्तान जो पूरब की तरफ जाएगा तो किधर से जाएगा? बीच से जाएगा, और तो कोई उपाय नहीं है ना। अब चीन होके हिमालय तरफ के नहीं कूद के नहीं जाएगा है, इसी रास्ते से बनाना पड़ेगा। और यही मांग जो है, इसी मांग की वजह से सीआर फॉर्मूला जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने विस्तृत चर्चा की है कि जिन्ना ने मांग की थी कि एक गलियारा बना दो बीच से, एक यहाँ से गलियारा बना दो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो है एक दूसरे से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो ये संभव था क्या? और इस वजह से ही सीआर फॉर्मूला भी जो है विफल हो गया था। वो प्रयास जो राजगोपालाचारी जी ने किया था वो भी असफल हो गया था। ये सब जिन्ना के हठधर्मिता की वजह से हुआ था। यह जो बीच का जो लगभग 1500 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसको जब तय करेगा तो क्या बीच में कोई उत्पात नहीं होगा? क्या कोई बीच में समस्या नहीं होगी क्या? इस बात की गारंटी कौन देगा? इस बीच में भी तो आबादी निवास करती है, जहां से एक गलियारा बनेगा और वो गलियारा से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जुड़ेगा। तो उस बीच में जो आबादी रहती है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये संचार तंत्र स्थापित करने के लिए गलियारा बनाएंगे, इनका रक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये संभव नहीं था। तो इसलिए जो है संप्रभु पाकिस्तान की मांग को जो है कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया? पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई अभी के लिए तुम्हारा जो पूर्ण संप्रभु पाकिस्तान का मांग है यह संभव नहीं है। ठीक है, जो दूसरा प्रावधान था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो दूसरे मुख्य बिंदु थे वो क्या थे कि एक भारतीय संघ का जो है एक विशिष्ट ढांचा बनाया जाएगा। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का एक विशिष्ट ढांचा बनाया जाएगा। ठीक है ना, और ब्रिटिश भारत और देसी रियासत इन दोनों को मिला करके एक भारतीय संघ गठित किया जाएगा। ठीक है ना, हमने 1935 का एक्ट जब पढ़ा था वहां पे हमने एक अखिल भारतीय संघ की बात की थी। ठीक है ना, उसमें एक प्रावधान था कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 1935 के अधिनियम में प्रावधान था इसका। ठीक है, तो एक भारत के संघीय ढांचे के दिशा में आगे एक कदम बढ़ाया गया और यह कहा गया कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिला करके एक भारतीय संघ गठित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन केंद्र के पास जो है उसकी शक्तियों को बहुत सीमित कर दिया गया था। ठीक है, और केंद्र के पास सिर्फ 3 विषय छोड़े गए थे। वो कौन थे? एक विदेशी मामले, एक प्रतिरक्षा और एक संचार। सिर्फ इन 3 मामलों को जो विषय को जो है केंद्र के पास जो है रखा गया। ठीक है ना, केंद्र के पास यही 3 जो है अधिकार दिए गए। ये 3 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग दिए गए कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार। ये आपके मामले हैं, आपके विषय हैं, इसको आप रेगुलेट करेंगे। ठीक है, केंद्र को इन तीनों विभाग के संचालन के लिए सीमा शुल्क और कर लगाने का जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया कि आप जो इन तीनों को, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार को संचालित करेंगे तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? धन की व्यवस्था के लिए सीमा शुल्क लगा सकते हैं, कर लगा सकते हैं। और संघ सूची के अलावा अन्य सभी शक्तियां जो हैं वो प्रांतीय विषय और सभी वित्तीय अधिकार पूरी तरीके से प्रांतों के पास सुरक्षित रहने थे। ठीक है ना, मतलब ये अवशिष्ट शक्तियां जो थी, तो संघ सूची के अलावा अन्य सभी शक्तियां जो है वो कहाँ पे सुरक्षित रहना था? राज्यों के पास, प्रांतों के पास सुरक्षित रहना था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात था, यह सब कारण है विफल क्यों हुआ, उससे भी कहीं ना कहीं ये कड़ियां जुड़ेंगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझने का दोस्तों प्रयास करिए। ठीक है, एक त्रिस्तरीय शासन प्रणाली और प्रांतों के अनिवार्य समूहीकरण की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन चाहता था कि भारत का विभाजन ना हो। ठीक है ना, वो भारत की अखंडता को बचाए रखने के लिए ही इस त्रिस्तरीय प्रशासनिक संरचना की रूपरेखा जो है तैयार की थी। ठीक है ना, त्रिस्तरीय व्यवस्था की रूपरेखा इसलिए ही कैबिनेट मिशन लाया था ताकि भारत की अखंडता जो है, यह भारत की अखंडता जो है बची रह जाए दोस्तों। ठीक है ना, इसके तहत क्या किया गया कि ब्रिटिश प्रांतों को उनके आबादी के हिसाब से जो है 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया।
ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको आबादी के आधार पे, उनकी जनसंख्या के आधार पे 3 भागों में, 3 ग्रुप्स में बांट दिए गए। ठीक है, अब एक बार जानते हैं वो ग्रुप्स क्या थे। एक था ग्रुप ए, इसमें हिंदू बहुल प्रांत शामिल थे। ठीक है, ग्रुप ए में हिंदू बहुल प्रांत शामिल थे। इसमें कुल कितने प्रांत थे? 6 प्रांत थे। वो 6 प्रांत कौन कौन थे? ध्यान रखेंगे, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। ठीक है, ये हिंदू बहुल प्रांत के रूप में ग्रुप ए में शामिल थे। यहाँ से भी परीक्षा में सवाल ग्रुप को लेकर के पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों। उसके बाद जो ग्रुप बी था, इस ग्रुप बी में क्या किया गया था? इस ग्रुप बी में मुस्लिम बहुल प्रांत को शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें उत्तर पश्चिम के कुल 3 प्रांत थे, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध। ठीक है, इन तीनों को वर्ग बी में जो है, ग्रुप बी में रखा गया। किसको? पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध को। उसके बाद था तीसरा ग्रुप सी। इस ग्रुप सी में जो है, यहाँ भी मुस्लिम बहुल प्रांत जो पूर्व में था, भारत के पूर्वी भाग में जो था, ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो प्रांत थे, ठीक है, वहां के मुस्लिम बहुल प्रांतों को इस ग्रुप सी में रखा गया। ठीक है, तो वहां के 2 प्रांत कौन? एक बंगाल और एक असम, इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन इन तीनों वर्गों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने समूह के लिए अलग कार्यपालिका और विधानमंडल बना सकते हैं। ठीक है ना, और अपना क्षेत्रीय संविधान का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कार्यपालिका और विधानमंडल का निर्माण कर सकते हैं और साथ ही क्षेत्रीय संविधान बना सकते हैं। इस समूह में जो तीनों वर्ग थे उसको ये अधिकार दे दिया गया था। हो गया, यहीं से समस्या शुरू हो गई। अब बात कर लेते हैं एक बार संविधान सभा के चुनाव प्रक्रिया की। ठीक है, संविधान सभा के लिए कुल सदस्य की संख्या कितनी तय की गई? 389। 389 सदस्य संख्या निश्चित किया गया। ठीक है, अब क्या था कि इसमें से जो 292 सदस्य चुने जाने थे वह ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने जाने थे। कितने? 292। परीक्षा में यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते रहे, इसे ध्यान से समझिएगा। और 93 सदस्य जो थे ये देसी रियासतों के प्रतिनिधि होते, जिन्हें वहाँ की देसी रियासतें जो थी वहाँ के राजाओं के परामर्श से जो है मनोनीत होना था। ठीक है, क्या होना था? मनोनीत होना था। तो अब देखिए, अंतर गौर करिए कि ये जो ब्रिटिश भारत के प्रांत से सदस्य थे इनको चुना जाता, यहाँ इलेक्शन होता, जबकि जो देसी रियासत थे यहाँ से जो 93 सदस्य को लिया जाना था तो वो राजाओं के परामर्श से क्या होते? मनोनीत किए जाते। और इसके साथ ही 4 सदस्य जो है यह चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसमें कौन कौन क्षेत्र था? दिल्ली, अजमेर मेरबारा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इन 4 जगह से जो है 4 और सदस्य लिया जाना था। ठीक है, परीक्षा में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। ये जो चीफ कमिश्नरीज हैं यहाँ पे, तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपको कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो दिल्ली, अजमेर मेरबारा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर सीटों को 3 भागों में बांट दिया गया। जो चुनाव होना था संविधान सभा का, तो सांप्रदायिक आधार पे 3 भागों में सीटों को बांट दिया गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ठीक है, कौन कौन? सामान्य, मुस्लिम और सिख। ठीक है, और सीटों का निर्धारण जो है वो आबादी के अनुपात में किया गया और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे 1 सीट निर्धारित किया गया। कितना? यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे कितना सीट मिलेगा? 1 सीट मिलेगा, ऐसे प्रावधान किए गए। ठीक है, अब चुनाव होना था। चुनाव कैसे होता? तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता। ठीक है, अब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के तहत जो है यह चुनाव होना था। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत यह था कि प्रावधान किया गया कि जो नया संविधान लागू होने और उसके तहत जो पहला आम चुनाव होगा, जो नया संविधान लागू होगा भारत में बन के जब तैयार होगा और लागू होगा, और उसके तहत नए संविधान सभा के तहत जो पहला आम चुनाव संपन्न होगा, तो उस दौरान कोई भी प्रांत
बहुमत के आधार पर अपने मूल समूह से बाहर निकलने या किसी अन्य समूह में शामिल होने का विकल्प चुन सकता है। यहीं पे नया उलझन शुरू हो गया था। इसके विफलता की गाथा अब यहीं से लिखी जानी स्टार्ट हो गई थी कि विकल्प दे दिया गया था कि वो चाहे तो जहाँ है वहाँ रहे अपने मूल समूह में, नहीं तो वहाँ से बाहर निकल सकता है और किसी अन्य समूह में अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है। ठीक है, यहीं से समस्या शुरू हो गई। कैबिनेट मिशन के बुरे दिन आने शुरू हो गए दोस्तों यहाँ से। ठीक है, उसके बाद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का प्रस्ताव भी किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, नया संविधान बनने की अवधि तक जो है शासन चलाने के लिए एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात की गई, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो है जितने भी विभाग थे वो सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास, भारतीय मंत्रियों के पास जो है होने निर्धारित किए गए। और यह जो अंतरिम सरकार होगी यह डोमिनियन स्टेटस के आधार पर जो है अधिराज्य के तहत जो है कार्य करेगी, ऐसी व्यवस्था की गई। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो कुछ अंतर्निहित कारण थे कैबिनेट मिशन के असफल होने के, उसके बारे में। ठीक है, हमने प्रावधान पर चर्चा कर लिया, पृष्ठभूमि हमने जान लिया, कारण हमने जान लिया, बीच की घटनाओं को हमने जान लिया। अब यह मिशन विफल हुआ तो आखिर विफल क्यों हुआ, एक बार उस पर जान लेते हैं। ठीक है, अब एक पक्ष कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा पक्ष कौन था, मुस्लिम लीग। तो इन दोनों के बीच में ही जो है समझौता होना था, सहमति बनानी थी कैबिनेट मिशन को। मुख्य रूप से यही दोनों धड़े सबसे अधिक प्रभावित थे। ठीक है ना, लेकिन कैबिनेट मिशन ने इन दोनों धड़ों को आपसी सहमति बन जाए इसलिए क्या किया कि कुछ प्रावधान जो कैबिनेट मिशन के द्वारा पेश किए गए उसमें शब्दों की थोड़ी सी जो है बाजीगरी की गई। मतलब कुछ बातों को अस्पष्ट रखा गया, स्पष्ट तरीके से नहीं रखा गया, और यही अस्पष्टता जो है अंततः इस कैबिनेट मिशन के विफलता का सबसे बड़ा कारण बना दोस्तों। ठीक है ना, और अस्पष्टता जो जानबूझ के रखी गई थी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में, यही इसके असफलता का कारण बना। अब जैसे कांग्रेस का विरोध किस चीज को लेकर के था, कांग्रेस और महात्मा गांधी का मत था कि प्रांतों का किसी भी समूह में शामिल होना अगर है तो वो शुरू से ही करो, ऐसा नहीं कि जब संविधान सभा का गठन हो जाएगा, चुनाव होगा तो उस बीच में कोई समूहीकरण से इस क्या कहते हैं घर से कूद के उस घर में चले जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ हो मन नहीं लग रहा है यहाँ से कूद के यहाँ आ गए, चाहे यहाँ से कूद के यहाँ आ गए। तो गांधी और नेहरू ये कह रहे थे कि ये जो ऐच्छिक समूहीकरण की व्यवस्था है इसको शुरू से ही ऐसी ही व्यवस्था करो। जो ग्रुप ए, बी और सी की जो बात थी तो ये शुरू से ही जो है इसको, इस व्यवस्था को लागू करो। ऐसा नहीं कि सब चीज जब आगे बढ़ गया है उसके बाद जिसको जहां मन करेगा वहां पे वो कूदाफानी करेगा, ये नहीं चलेगा, ये इसमें तो अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो कांग्रेस असम में क्या थी, हिंदू बहुल थी, लेकिन उसके बाद भी असम क्या था, असम ग्रुप सी में शामिल था, जहां पे मुस्लिम को जो है प्राथमिकता दी गई थी। मुस्लिम बहुल प्रांत के रूप में उसे पाकिस्तान में, पृथक पाकिस्तान में बाद में शामिल किया जाना था, तो इसलिए मुस्लिम बहुल के रूप में दर्जा दिया गया असम को। जबकि यहाँ पे भी कांग्रेस जो है वो हिंदू बहुल आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जहाँ पे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही थी, जिसने एक बड़ा संगठन खुदाई खिदमतगार जो है वहाँ पे स्थापित किया था, इनको भी ग्रुप बी में रख दिया गया था। ठीक है, और ये सब लोग जो था वो जबरन मुस्लिम बहुल समूह में जो है धकेला जो गया इसको, उसके खिलाफ था। अब भाई खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। अब ये थोड़े चाहेंगे कि भारत का विभाजन हो, ये बिल्कुल नहीं ऐसा चाहेंगे कि भारत का विभाजन हो, ये अलग बात है कि मुसलमान है। मौलाना अबुल कलाम आजाद थोड़े चाहेंगे कि भारत का विभाजन हो, ये सब तो कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो लेकिन सीमांत गांधी को क्या किया गया कि भाई जिस क्षेत्र में वो रहते थे, निवास करते थे, उस क्षेत्र को जबरदस्ती मुस्लिम बहुल प्रांत का दर्जा दे करके जो है ग्रुप सी में शामिल कर दिया गया, ग्रुप बी में शामिल कर दिया गया दोनों। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए को हिंदू बहुल रखा गया और ए को हिंदी बहुल रहने के बाद ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप सी को जो है मुस्लिम बहुल प्रांत का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और विभाजन की लकीर खींची गई दोस्तों। तो इससे जो है कांग्रेस नाराज थी।
उसके बाद मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें, उसकी प्रतिक्रिया को अगर समझें, तो मुस्लिम लीग अनिवार्य समूहीकरण का समर्थक था। उसको लग रहा था जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को, कि अच्छा ग्रुप बी और सी, ग्रुप सी जो है मुस्लिम बहुल आबादी के लिए कर दिया गया है, 2 क्षेत्र इधर असम और बंगाल पूर्व में और बाकी के 3 क्षेत्र पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। तो जिन्ना साहब को लगा कि हो, अब तो लग रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में हमको एक संप्रभु पाकिस्तान मिल सकता है। तो इसलिए इस समय जो है इसने सपोर्ट कर दिया कैबिनेट मिशन को, ठीक है। और 6 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग। कब? 6 जून 1946 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग ने पहली बार स्वीकार कर लिया। क्यों? यही अनिवार्य समूहीकरण के बात लेकर के जो है जिन्ना को लगा कि शायद पाकिस्तान का नींव जो है अब अनिवार्य रूप से पड़ चुका है, बीजारोपण हो चुका है, ठीक है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, 1 महीने के बाद जुलाई में 10 जुलाई 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस को संबोधित किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक बैठक हुआ। तो कांग्रेस कमेटी का बैठक होने के बाद चूंकि नेहरू जी बहुत बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के उस समय में, तो जब ये मीटिंग से बाहर निकले तो इन्होंने प्रेस को संबोधित किया। इन्होंने कहा कांग्रेस संविधान सभा में शामिल होने के लिए पूरी तरह सहमत हुई है, लेकिन संविधान सभा के भीतर कैबिनेट मिशन की योजना जो है, विशेषकर प्रांतों के अनिवार्य समूहीकरण की जो शर्त है, उसको हम नहीं मानेंगे और इसको जो है हम इसमें बदलाव करेंगे या अपनी मर्जी से हम फैसला करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। जब नेहरू जी ने ये बात बोल दिया, इसके बाद क्या हुआ, जिन्ना ने फिर यू टर्न ले लिया। जहां पे 6 जून को इसने स्वीकार कर लिया था, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था, वहीं फिर नेहरू जी के इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो है 29 जुलाई 1946 ईस्वी को जिन्ना ने क्या किया, फिर से कैबिनेट मिशन से अपना समर्थन वापस ले लिया। कब? 29 जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन से अपना समर्थन जिन्ना ने वापस ले लिया। क्यों? जिन्ना भड़क गया, वो डरा हुआ था। जिन्ना को लगा कि भाई संविधान सभा में कांग्रेस के पास भारी बहुमत होगा, तो वो समूह प्रणाली को, जो अनिवार्य समूहीकरण की जो बात अंग्रेजों ने की है, कैबिनेट मिशन ने की है, उसको खत्म कर देगा। तो इसी भय के कारण अब जिन्ना ने जो है कैबिनेट मिशन को अपना समर्थन वापस ले लिया, ठीक है ना। कब ले लिया? 29 जुलाई 1946 ईस्वी को ले लिया दोस्तों। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव भी हुआ, उसके परिणाम भी आए जुलाई 1946 ईस्वी में, ठीक है। इस जुलाई 1940 में संविधान सभा के चुनाव और परिणाम आए। चुनाव होने के बाद, ठीक है, तो इसमें ब्रिटिश प्रांतों की कुल 296 सीटों पर जो है चुनाव संपन्न हुए, ठीक है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी, बहुत बड़ी जीत मिली थी कांग्रेस को। जो सामान्य सीट था 214 गो, इस 214 सामान्य सीट में से जो है 205 सीट पर जीत मिला। कितना? 214 सामान्य सीट में से 205 पर कांग्रेस जीत गई, ठीक है। इसके साथ ही जो 3 अन्य सीटें थी, इसको मिला करके अब कांग्रेस के पास कितना हो गया, +3 कर दीजिए, तो अब ये हो गया 208 सीट। और इतना ही नहीं, जो 4 सिख सदस्य थे, सिख सदस्य 4 थे, इसका भी समर्थन कांग्रेस को मिल गया। तब इसमें 4 और जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, 8 और 4 12। तो अब देखिए कि 214 सीट में से अब कांग्रेस के पास कितनी सीट आ गई, 212 सीट आ गई। भाई जिन्ना और मुस्लिम लीग जो है इससे विचलित हो गया। तो परीक्षा में यह सवाल पूछे जाते हैं, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अब जिन्ना विचलित हो गया। क्यों विचलित हो गया? हालांकि मुस्लिम लीग को कुल 73 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी? कुल 73 सीटें मिली थी, ठीक है। जो आरक्षित मुस्लिम लीग के लिए जो 78 सीटें थी, उसमें से 73 सीट पर इसने जीत हासिल की थी। कितनी? 78 में से 73 सीट पर मुस्लिम लीग को जीत हासिल हुई थी। लेकिन जो सदन की कुल संख्या थी वो कितनी थी? 389, ठीक है। 389 सदस्य के सामने जो 73 सीट वो जीत करके लाया था, यह तो कम ही था। तो इसलिए जिन्ना और मुस्लिम लीग भयभीत हो गई।
जो कुछ अन्य दल और निर्दलीय सदस्य थे उनके खाते में भी 15 सीट आई, जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत फेडरेशन और कुछ निर्दलीय सदस्यों को मिला करके इनके पास कितना सीट था? कुल 15 सीट था। ठीक है, तो इन चुनावी नतीजों के कारण जो है जिन्ना बहुत डर गया। ठीक है, उसको अब यह लगने लगा कि एक लोकतांत्रिक और अखंड भारत में हिंदू बहुल संविधान सभा के सामने मुस्लिम लीग का राजनीतिक वजूद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए जिन्ना बहुत डर गया और उसने क्या किया? संविधान सभा के पूर्ण बहिष्कार का जो है निर्णय लिया। ठीक है, संविधान सभा के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय इस परिस्थिति में जिन्ना ने ले लिया कि भाई हम संविधान सभा का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इस अंतरिम सरकार टॉपिक पे हम एक पूरा सेशन लेकर के जल्द ही आएंगे, तो वहाँ पर हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। फिलहाल कैबिनेट मिशन योजना इस टॉपिक की डिमांड के हिसाब से इसे संक्षिप्त में एक बार समझ लेते हैं कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का जो है गठन हुआ था, शपथ ग्रहण हुआ था। ठीक है ना, कितना सदस्य था इसमें? अंतरिम सरकार में 1946 में जो गठित हुआ था कितना था? 12 था। इसे ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, और नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को वायसराय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, उस समय तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ सरकार में, अंतरिम सरकार में, जबकि प्रयास किया गया था कि भाई ये शामिल हो, लेकिन ये शामिल नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को बाद में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुई। लॉर्ड बेवेल जो थे, जो वायसराय थे, उन्होंने मध्यस्थता की, प्रयास किया, तो मुस्लिम लीग अब सरकार में शामिल हुई। कब? 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। लेकिन वो सरकार में शामिल तो हो गया, उसका उद्देश्य नहीं था कि सरकार चले, वो तो डिस्टर्ब करना चाहता था, अंदर बैठ करके जो है डिस्टर्ब करना चाहता था। और लीग के एक प्रसिद्ध नेता थे गजनफर अली खान, तो इन्होंने खुलेआम कह दिया था कि हम अंतरिम सरकार में पाकिस्तान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शामिल हो रहे हैं। ठीक है ना, हम एक पृथक मोर्चा बनाएंगे। इसके साथ ही लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया। उसने क्या किया? व्यापारी विरोधी बजट पेश कर दिया। अब व्यापारी विरोधी बजट, क्योंकि उसको लगता था कि जितने भी बड़े व्यापारी घराने थे तत्कालीन समय में, तो जितने व्यापारी घराने थे वो अधिकांश क्या थे? हिंदू थे। तो अब इसने जो है लियाकत अली मंत्री के रूप में इसने क्या किया? इसने व्यापारी विरोधी बजट पेश कर दिया और बहुत भारी टैक्स जो है इन औद्योगिक घरानों पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब मानता था कि हिंदू जो औद्योगिक घराने हैं, यहीं से कांग्रेस पार्टी को फंडिंग मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी के वित्तीय आधार को खत्म कर दो, उसके लिए क्या करो? जितना औद्योगिक घराना है उस पर टैक्स बढ़ा दो, समझ रहे हैं, परेशान कर दो। तो यही सरकार में शामिल होने का, अंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग बाद में शामिल हुई, तो उसका यही प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खान ने कांग्रेस के सभी मंत्रालयों की फाइलों को चपरासी नियुक्ति से लेकर के कोई भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई भी अगर कार्य है तो बजट पे क्या करता था? बजट को पास ही नहीं करता था, रोक देता था। ठीक है, तो क्या हुआ? व्यवधान पैदा हुआ, गतिरोध पैदा हुआ। तो इसके बाद सरदार पटेल बहुत पीड़ित हुए और बहुत दुखी मन से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इस वित्तीय और प्रशासनिक असहयोग जो झेलना पड़ रहा है इस अंतरिम सरकार को, कि लियाकत अली की अनुमति के बिना हम एक चपरासी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, तो भाई ऐसी परिस्थिति में अब और हम अखंड भारत की बात नहीं करेंगे, अब मैं भी विभाजन के पक्ष में हूं। क्योंकि अगर पूरे शरीर के किसी एक अंग में अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो उस प्रभावित अंग को काट के फेंक देना ही एकमात्र उपाय है, ताकि जीवन तो बचा रहेगा। यह महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किसका है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है कि अगर शरीर के किसी अंग में मान लो कैंसर जैसा बीमारी हो गया तो उस अंग को काट के फेंक दो, नहीं तो पूरा शरीर प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं भी विभाजन के पक्ष में हूं। यह प्रतिक्रिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। दोस्तों तो यहाँ से आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना है, तो इस स्टेटमेंट को, उनके इस वक्तव्य को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम एक बार कैबिनेट मिशन योजना का मूल्यांकन कर लेते हैं।
इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष जो थे एक बार बारी बारी से उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम कैबिनेट मिशन योजना के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो अखंड भारत का यह जो है अंतिम प्रयास कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। यह योजना ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की भौगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अखंडता को बनाए रखने के लिए और विभाजन जैसी विभीषिका से भारत को बचाने का सबसे अंतिम गंभीर प्रयास था दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही भारतीय संविधान सभा की जननी कैबिनेट मिशन ही थी। वहीं संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद जो संविधान बना उसी संविधान के तहत आज का वर्तमान भारत 2026 ईस्वी में भी संचालित हो रहा है दोस्तों। तो भारत की संविधान सभा की जननी यही कैबिनेट मिशन बनी थी, ठीक है ना। उसके बाद जो है संप्रभु पाकिस्तान की मांग का जो है इन्होंने खंडन कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, संप्रभु पाकिस्तान का हम आधिकारिक तौर पे जो है स्वीकृति नहीं देंगे, धर्म के आधार पे जो है विभाजन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया जाता तो और भी बहुत तरह की समस्याएं पैदा होने वाली थी दोस्तों, ठीक है ना। अब हम इसके नकारात्मक पक्षों की अगर बात कर लें तो नकारात्मक पक्षों में अत्यंत कमजोर और पंगु केंद्र की व्यवस्था कैबिनेट मिशन के द्वारा जो उनके प्रस्ताव थे उसमें दिया गया था। सिर्फ 3 विभाग केंद्र के पास रखा गया था। अवशिष्ट शक्तियां भी प्रांतों को दे दी गई थी और अगर प्रांतों को अधिक स्वायत्तता मिल जाती तो भविष्य में क्या होता, भारत छोटे छोटे संप्रभु देशों में जो है टूट जाता। और इसी पे टिप्पणी की थी नेहरू जी ने कि भाई अगर छोटे छोटे बालकन देशों की तरह अगर छोटे छोटे लोग आपस में अलग अलग देश बना के रहेंगे कि भाई एक गांव है और कहेगा कि अरे हम अब अलग देश हो गए, अपना झंडा बना लेगा, अपना मोहर बना लेगा, तो इस भयंकर जो है वो अराजकता फैल जाएगी। कैसे हम नियंत्रित करेंगे? हम तो एक गांव दूसरे गांव 4 गांव मिला करके एक देश बना लिया और ये देश उस देश से लड़ रहा है, वो देश उस देश से लड़ रहा है, तो सब तो गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाएगा। सब एक दूसरे से लड़ के कट के मर के खत्म हो जाएगा। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए आजादी चाहिए? ये नेहरू जी ने कहा था, उन्होंने ऐसी कल्पना की थी। तो केंद्र को यहाँ पे अत्यंत कमजोर रखा गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। उसके बाद जो समूहीकरण का प्रस्ताव था यह भी स्पष्ट नहीं था और अस्पष्ट था, ठीक है ना। तो इसलिए भी जो है इसे स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है ना। और अंततः हुआ क्या, माउंटबेटन योजना के द्वारा जब लगा कि अब देश को विभाजन करना ही पड़ेगा, बांटना ही पड़ेगा, तो फिर माउंटबेटन योजना आया था। उसके बाद अंतरिम सरकार का गतिरोध और गृह युद्धों की अगर बात करें तो अंतरिम सरकार में लियाकत अली शामिल ही इसलिए हुआ था कि जितने भी हिंदू औद्योगिक घराने हैं सबको खत्म कर दो, कांग्रेस को बजट ही नहीं दो, नेहरू जी के सरकार को वो चपरासी के नियुक्ति के लिए वल्लभ भाई पटेल को कहना पड़े कि अरे हम तो मुंह ताक रहे हैं लियाकत अली की तरफ, हम तो वो चपरासी की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे शासन करेंगे भाई। तो इसलिए अब कैंसर जब हो ही गया है शरीर में तो जिस अंग में हो गया उस अंग को काट के हटाओ, अब हमें विभाजन स्वीकार है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार कैबिनेट मिशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने बहुत ही गहराई से जाना है, विस्तृत रूप से जाना है। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उस सब पे हमने बहुत ही विस्तार से व्यापक चर्चा किया है। और ये मेरा आश्वासन है आपको कि अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका आंसर आज के इस सेशन में है। चाहे वो प्री परीक्षा में पूछा जाए, चाहे वो मुख्य परीक्षा में पूछा जाए, आंसर आपके इस सेशन में तैयार है। बस आपके देखने भर की देर है। इस पूरे सेशन को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से कैबिनेट मिशन टॉपिक से आने वाले किसी भी सवाल को जो है आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। परीक्षा हॉल में आपकी मुस्कुराहट का कारण बनेगा आज का यह सेशन, कैबिनेट मिशन का सेशन। तो इस टॉपिक को बिना स्किप किए हुए अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिए। अपने महत्वपूर्ण सलाह और सुझाव निश्चित रूप से आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट के द्वारा हमें बताते रहें ताकि हम आपके भाव को समझ पाएं, जान पाएं और आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाएं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।